दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपने अक्सर यह कहानी सुनी होगी और यह कहावत भी। परंतु मेरा मानना है कि कोशिश करने वालों की हार होती है, परंतु जीतने वालों की हार नहीं होती। जैसा आपका एटीट्यूड होगा वैसा ही आपका विनिंग रेट होगा। कई बार ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों कि जब हम तैयारी करने उतरते हैं हमें कई चीजों का डर होता है, और यही कारण है कि कोशिश करने वाले तो हजारों लोग होते हैं परंतु सक्सेस पाने वाले बहुत ही कम। इसीलिए अपने एटीट्यूड को बदलना है, और यही कारण है कि हजेला आईएएस टीम की तरफ से आपके लिए एक नई पहल लाई जा रही है यूपीएससी के लिए, अभ्युदय। अभ्युदय शब्द का अर्थ ही ये होता है कि आप अगर ईमानदारी से कर्म करते हैं और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अडिग होते हैं तो आपको लक्ष्य जरूर मिलता है। तो अब हम अपने अपने मोटो को भी चेंज करेंगे, जिसका अर्थ होगा कि जीतने वाले की हार नहीं होती। दोस्तों, आपको एक साधारण एस्पिरेंट नहीं बनना है, बल्कि एक ऐसा एस्पिरेंट बनना है जो योद्धा की तरह लड़े। आपको अगर योद्धा बनना है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि किन किन कमियां हमारे अंदर हैं और कौन कौन से सामने मुसीबतें आने वाली हैं। और यही कारण है कि आज हम आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताने वाले हैं कि जिसके कारण आप कई सारे सब्जेक्टों को एक साथ जोड़ सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं कौन हूं। दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद पटेल है और इस टीचिंग एक्सपीरियंसेस के तौर पर देखा जाए तो मुझे 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है ज्योग्राफी पढ़ाने का, भूगोल पढ़ाने का। कहा जाता है कि अगर आपने अपनी धरती को जान लिया मतलब आपका जीवन जीने का सार समझ में आ गया। कहा जाता है कनेक्टिंग द डॉट्स, यानी ऐसे सभी बिंदुओं को चुनिए जो कि बनाकर एक सृजन के रूप में आपको सफलता के लिए ले जाए। और भूगोल एक ऐसा ही सब्जेक्ट है। भूगोल के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने भूगोल की बहुत अच्छे से अध्ययन किया है तो वो न केवल आपको इतिहास में अपितु अर्थशास्त्र, एथिक्स, पर्यावरण और राजनीति शास्त्र में भी मदद करता है। तो इस सफर में चलने से पूर्व देखते हैं कि कई बार कई सारे अभ्यर्थियों का यह प्रश्न होता है कि उनसे मैप याद नहीं होता। तो दोस्तों, कई सारे और समस्याएं होती हैं, जैसे उनके कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी ना होना। मैं हमेशा एक ही शब्द कहता हूं कि अगर किसी बच्चे को कोई विषय समझ नहीं आया, अर्थात अगर उसे समझ नहीं आ रहा है, मतलब आपके टीचिंग स्टाइल में प्रॉब्लम है या बच्चे को सही तरीके से समझाने में शिक्षक या संस्थान असमर्थ रहा है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अभ्युदय ने एक अलग पहल देखा है। हमने बच्चों के साथ होने वाली समस्याओं को बहुत गहराई से अध्ययन किया और हमारी टीम ने मिलकर एक ऐसा तरीका बनाया है जिसे 4R टेक्निक कहा जाता है, जिसमें हम कंटिन्यूअसली आपके रिवीजन पे बात करते हैं, रीबिल्ट पे बात करते हैं, आपके रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं और आपकी रीथिंकिंग को डेवलप करने का प्रयास करते हैं, ताकि रिवीजन भी होते रहे और आप नई चीजों का सृजन भी करते रहें। कई बार अध्ययन करते वक्त हमारे मन में कई सारे प्रश्न आते हैं, जैसे मैप कैसे पढ़ें, मैप क्या रटने वाली चीजें होती हैं। कई बार समस्याएं ये आती हैं कि वर्ल्ड मैप आखिर हम याद कैसे करें। कई बार यह भी समस्या आती है कि पीवाईक्यू और एमसीक्यूज को कैसे जोड़ें। कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाना एक आईने जैसा होता है आपकी आगामी परीक्षा के लिए। परंतु क्या पीवाईक्यू को सिर्फ समझ लेना जरूरी है या उसके पीछे का डेप्थ नॉलेज पता होना चाहिए, और हमें किस प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज लगाने चाहिए ताकि आपके एग्जाम में मदद कर सकें। ये इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे और हम यह देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे डर हैं जो आपको आपकी सफलता के मार्ग पर अवरोध पैदा करती हैं। तो आप सबका स्वागत है अभ्युदय बैच में, और आज की हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास जो है आपको यह बताने के लिए है कि हमारा कोर्स आपको क्या क्या चीजें किस प्रकार से प्रस्तुत करेगा। इसमें क्या क्या चीजें आपकी सोच को डेवलप करेंगे, हमारे न्यू अप्रोचेस आपको आपकी पढ़ाई में कम मेहनत करके ज्यादा लाभांश प्राप्त करने के लिए, यानी इनपुट टू आउटपुट रेशियो पर फोकस किया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग द डॉट्स, पीवाईक्यू से लेकर एमसीक्यू तक और स्टैटिक ज्योग्राफी से लेकर करंट इवेंट तक कैसे ये सब आपस में जुड़े हैं, और एक और साथ है कि किस तरह से ज्योग्राफी आपके विभिन्न विषयों पर अपना योगदान छोड़ता है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है अभ्युदय। अगर हम अभ्युदय के बारे में बात करें तो अभ्युदय तभी संभव है जब
अपने कर्तव्यों का पालन करें और सच्चाई के मार्ग पर चलें। आपके डर को यानी टर्न योर फियर इनटू योर स्ट्रेंथ, हम इस पर जोर देने वाले हैं। किस तरीके से आपका स्ट्रेंथ है, आपका मार्गदर्शक होगा, समझने का प्रयास करते हैं आपके अंदर की छुपी हुई डरों को। सबसे पहले अगर हमें पता हो कि हमें लड़ना किससे है, तो हम बेहतर तैयारी करके जाएंगे और तभी भारत में कई सारे लोगों को टक्कर देकर एक योद्धा के रूप में उभर कर आएंगे। पहला सवाल, वास्ट सिलेबस है। बहुत बार लोगों को लगता है कि ज्योग्राफी बहुत ही बड़ी है। क्यों? क्योंकि इसमें भौतिक ज्योग्राफी आती है, ह्यूमन ज्योग्राफी आती है, यानी फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें पर्वत, पहाड़, कई सारी नदियों, झरनों, इनके बारे में अध्ययन करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इकोनॉमी ज्योग्राफी यानी कि अर्थव्यवस्था संबंधित ज्योग्राफी का क्या रोल है, भूगोल का क्या रोल है, और इंडियन ज्योग्राफी स्पेसिफिकली, इसके साथ हमें वर्ल्ड मैप पर भी फोकस करना पड़ता है। दोस्तों, अगर एक शब्द में बोला जाए कि ज्योग्राफी है क्या, तो ज्योग्राफी नथिंग एल्स बट अ लोकेशन। अगर आपको किसी क्षेत्र विशेष की जानकारी है, आप उसका बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहा जाता है कि एक सिविल सर्वेंट में अगर आपने रिसोर्स मैनेजमेंट सीख लिया, यानी संसाधनों का प्रबंधन सीख लिया, संसाधनों का उपयोगिता दक्षता से करने लगे, तो आपसे बेहतर कोई लोक सेवक हो ही नहीं सकता। तो पहली समस्या, बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है। दूसरी समस्या इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का है, मतलब यह विषय एक ऐसा विषय है जो कई सारे विषयों को अपने अंदर समाहित करके रखा है, जैसे पर्यावरण, इकोनॉमी, साइंस, मैप बेस्ड हिस्ट्री। आजकल यूपीएससी का एक नया पैटर्न चालू हुआ है जिसमें वह इतिहास को हिस्ट्री ऑन मैप्स बात करते हैं। जैसे पानीपत का युद्ध पानीपत में क्यों हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। आगे देखेंगे स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। कई बार बच्चों के मन में यह भी आता है कि हमें कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, कितना न्यूज़पेपर पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। इसमें ही कई सारे वक्त निकल जाते हैं और जो एक होना चाहिए, जो कंक्रीट एजुकेशन होना चाहिए, उसमें लैक कर जाते हैं। आगे बात करते हैं मैप बेस्ड अनसर्टेनिटी। यूपीएससी का बहुत क्लासिक ट्रैप रहा है। उन्होंने कई सारे ऐसे लोकेशंस के बारे में पूछा है प्रीलिम्स में और मेंस में, जिसके बारे में लोग अक्सर सुनते नहीं हैं। हम इन सब चर्चाओं पर भी बात करेंगे। और अंत में आता है कॉन्सेप्चुअल बेस को लोग रटने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक कहा जाता है कि रटी हुई चीजें रात भर रटो और दिन में सफा, लेकिन हम यह कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि हर चीज के पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, ताकि आप चीजों को रटे नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट दे सकें। इसके अलावा कुछ और है, मानचित्र याद नहीं रहता, भौतिक भूगोल उबाऊ होता है क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स और जटिल होने के कारण यह उबाऊ लगता है। दूसरा, उत्तर लिखने में अंक नहीं मिलते। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हम अगर सीधा और ब्लंट जवाब देते हैं, इसमें आंसर्स नहीं मिलते। तो इसको कैसे दूर कर पाएंगे, आगे देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा तो ठीक ठाक पास हो जाते हैं, परंतु मुख्य परीक्षा में अक्सर असफल हो जाते हैं। आगे एक और सवाल आता है, विषयों के बीच में संबंध नहीं बना पाते, यानी इंटरकनेक्टिविटी या इंटरलिंकिंग नहीं बना पाते, यानी जैसा मैंने कहा था कनेक्टिंग द डॉट्स, और हम डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आइए इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार हम इस पर एक एक करके आपके चैलेंजेस को देखेंगे और चैलेंजेस के बाद हम देखने का प्रयास करेंगे कैसे उसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, और अंत में हम सिलेबस के बारे में एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। आइए, पहला अगर हम बात करते हैं, समझिए पहला प्रश्न था आपका कि क्या इसे मगअप करना है, रटना है। देखिए, पहला है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, पहला चैलेंज, जिसमें रटना नहीं, समझ कर पढ़ना सफलता की कुंजी होती है। सक्सेस कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग नॉट मेमोराइजिंग। समझने का प्रयास करते हैं। अगर छात्र किसी बात को समझ नहीं पा रहा है, अर्थ है कि वह उस बात को ठीक से समझ नहीं आई है। मींस आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आपके अंदर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। और हम इसी चीज का प्रयास करेंगे, आपको मैप्स, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स और डीप एनालिसिस के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि किस प्रकार से आपको अध्ययन करना चाहिए। आइए देखते हैं। कई प्रॉब्लम और होती है कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना है या कई सारे मल्टीपल रेफरेंसेस बुक। कई लोग कहते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ लें, कई कहते हैं कि जीसी लियोंग पढ़ लें, कई कहते हैं माजिद हुसैन की बुक पढ़ लें। ऐसे कई अन्य कई सारे संस्थानों की बुक हैं। बच्चा कंफ्यूज रहता है हर वक्त कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है।
ये प्रश्न उसके मन में हमेशा रहता है। व्हाट वी हैव टू लर्न, what level we have to learn and from where we have to learn, ऐसे कई सारे प्रश्न उनके अंदर आते हैं। उनके मन में कई बार डाउट आता है कि कॉन्सेप्ट, कई बार आता है एग्जाम्पल कहां से लें, कई बार आता है मैप को कैसे समझें, और अंत में आंसर राइटिंग कैसे लिखें। दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल जवाब है और इस चैलेंज का सॉल्यूशन भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें पहले चैलेंज की, कनेक्टिंग द डॉट्स, जैसे मैंने कहा कि मैप केवल रटने का साधन नहीं है बल्कि आपको समझने का साधन है। अगर आप समझ गए तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा लिखा हुआ है, मैप्स हर डॉट का एक कहानी बताता है, उन्हें समझकर जवाब लिखना सीखिए। यानी हर लोकेशन कोई ना कोई इतिहास अपने अंदर छुपा के रखता है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंस छुपा कर रखता है। या तो सांस्कृतिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, ऐतिहासिक हो सकता है, आपका आर्थिक हो सकता है, ऐसे सभी इंपॉर्टेंस को रखता है। अगर हम उस कॉन्सेप्ट को समझ लें तो हम बहुत बेहतर तरीके से उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे, जैसे डेली 15 मिनट मैप प्रैक्टिस, हमारी टीम के द्वारा बनाया गया एक ऐसा कॉन्सेप्ट कि आपको हर दिन पहले मैप की 15 मिनट प्रैक्टिस करवाई जाएगी। यह मैप आपके अंदर डीप थिंकिंग को डेवलप करेगी। जैसे अगर हमने नदी और उससे संबंधित ट्रिब्यूटरी के बारे में बात किया है तो हम ट्रेस करेंगे मेजर रिवर सिस्टम क्या है, उसका कनेक्शन क्या है, सांस्कृतिक, भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक। उसके साथ साथ अगर हम माउंटेन रेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम देखने का प्रयास करेंगे पर्वत श्रृंखला बनती कैसी हैं, यानी माउंटेन रेंजेस बनते कैसे हैं, माउंटेन रेंजेस बनने के पीछे क्या साइंस क्या है, भारत में भौगोलिक रूप से कौन कौन से ऐसे क्षेत्रों में आपको पर्वत देखने के मिलते हैं, पर्वतों के प्रकार क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, फॉर्मेशन क्या है। हम इन सब चीजों पर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिर इनके प्रकार क्या होते हैं और इनके निर्माण का कारण क्या होता है। इतना ही नहीं, हम वाटर बॉडीज के बारे में बात करेंगे, जैसे ओशन क्या होता है, सी क्या होता है, ओशन संबंधित टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, गल्फ क्या होते हैं यानी घाटियां क्या होती हैं, स्ट्रेट जल संधि क्या होती है, एक स्थुमस भी होता है यानी जल डमरू मध्य, स्थुमस क्या होता है। हम इन सब चीजों पर चर्चा करने का बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अगर करंट अफेयर्स को अक्सर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में यानी चेक पॉइंट्स, सामरिक जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम और भी ज्यादा डिटेल जाकर देखने का प्रयास करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, और उसी में प्रोटेक्टेड एरिया यानी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, रैमसर साइट, एलिफेंट रिजर्व, बर्ड सेंचुरी एंड स्पीसीज रिलेटेड क्या क्या सेंचुरीज बनाई गई हैं, हम इन पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि कहा जाता है ना कि विकास और पर्यावरण जब साथ साथ चलें तभी संसार का कल्याण संभव है। तो हम इस पे भी चर्चा करेंगे और इसीलिए हमारी टीम के द्वारा बनाया गया ब्लैंक मैप की प्रैक्टिसेस किया जाएगा, एटलस बेस्ड स्टडीज करवाई जाएंगी, रिवीजन करवाई जाएंगी। और इतना ही नहीं, आपका प्रैक्टिस, रिवीजन और लिंकिंग भी आपको पूरी तरीके से सिखाई जाएगी ताकि आप चीजों को मगअप ना करके उसे अंडरस्टैंडिंग करें। आगे बात करें अगर हमारा दूसरे चैलेंज की तरफ, कि दूसरा चैलेंज ये होता है कि स्टैटिक और करंट अफेयर के बीच में इंटीग्रेशन यानी लिंकिंग कैसे बनाएं, आपस में एकीकृत कैसे करें। कई बार स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर से रेफरेंस करके लाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो वर्तमान में घटनाएं घटी हैं उसका पास्ट से रिलेशन देखा जाता है। उदाहरण के तौर पे अभी देखा जाए, हाल ही में भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड है। आपको पता होना चाहिए कि बैरन आइलैंड जो है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो हमें इसका स्टैटिक पोर्शन क्या जानना चाहिए कि बैरन आइलैंड किस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में का हिस्सा है, और इससे भी पुराना ऐतिहासिक कि सक्रिय ज्वालामुखी होता क्या है, यानी ज्वालामुखी क्या होते हैं, यानी इसके स्टैटिक पोर्शन पे जाना। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है तो हमें उससे उनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहिए, उनकी लोकेशन के बारे में जानना चाहिए, और वहां पाए जाने वाली एथनिक ग्रुप यानी स्लाव पीपल के बारे में जानना चाहिए ताकि हम इनके द्वंद्व को बहुत अच्छे से समझ सकें। आगे अगर हम बात करें व्हाट टू रीड फ्रॉम द न्यूज़पेपर, हमारी टीम स्पेशली आपको करंट अफेयर के माध्यम से
इंटरकनेक्टिविटी दिखाएगी कि किस प्रकार से आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ना चाहिए और उस पे यूजफुल कनेक्शन बना सके आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। इतना ही नहीं, हाउ डज ज्योग्राफी लिंक टू द करंट अफेयर, यह भी हम सिखाने का प्रयास करेंगे आपको, किस प्रकार से कोई भी करंट अफेयर की घटना को आप लिंक कर सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में पंजाब में आए बाढ़ से आप समझ सकते हैं कि वहां पाई जाने वाली उझ नदी किसकी सहायक नदी नहीं रही है, रवि नदी की सहायक नदी रही है। तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर किस प्रकार से वह क्षेत्र में बाढ़ आई और कौन सी प्राचीनतम नदियां रही हैं जिसके आसपास के क्षेत्रों का वर्णन देखने को मिल सकता है। यानी हमने करंट अफेयर को यानी फ्लड को जोड़ दिया रिवर सिस्टम के साथ। इसी तरीके के इंटरकनेक्टिविटी के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। विच टॉपिक आर रेलेवेंट फॉर द प्रीलिम्स, हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन कौन से ऐसी बातें हैं कि आपको प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। दोस्तों, कहा जाता है कि समुंदर का पानी पीना असंभव है, इसीलिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट और एक अच्छी स्ट्रेटजी समुंदर के पानी को सिकोड़कर नदी का पानी बनाती है ताकि बच्चों को शॉर्ट एंड सटीक बताया जा सके। इसीलिए हमारी टीम का यह प्रयास है कि 100% सिलेबस को 20% इंपॉर्टेंट सिलेबस में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि आप इसे अपने मस्तिष्क में रख भी सकें, बार बार रिवीजन कर सकें और इसका प्रयोग करते हुए 80% से ज्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकें। हम इस स्ट्रेटजी पर भी चर्चा करेंगे। जैसे कंफ्यूजन रहता बच्चा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रेलेवेंट, हम इन सब पर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम बात करते हैं कि साइक्लोन है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, किस पैटर्न पे आता है, उसका इंपैक्ट क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी इरप्शन हो रहा है या टेक्टोनिक एक्टिविटी है, उसका ज्योग्राफिकल इंपैक्ट क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। यानी ज्वालामुखी उद्भव अगर हो रहा है तो कौन से प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तनिकी के कारण उसका उत्पत्ति हो रहा है, हम इस पर चर्चा करेंगे। जलवायु से संबंधित कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं, उनका इंटीग्रेशन और भूगोल के साथ उसका संबंध भी हम देखने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, हम संसाधनों का भी प्रयोग करेंगे, जैसे खनिजों का, ट्रेड का, एनर्जी कॉरिडोर का, ताकि भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाई जा सके, ताकि भारत दुनिया की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके। हम इस अप्रोच पर भी जाएंगे और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम पर बहुत ज्यादा तैयारी करने का और स्पेसिफिक तैयारी करने का कारण हो सकता है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि स्टैटिक को करंट अफेयर से लिंक करेंगे तो करेंगे कैसे। बहुत आसान है। देखिए, भूगोल पढ़ते नहीं है, भूगोल पढ़ते नहीं है, बल्कि भूगोल को जिया जाता है। इसी तरह से इसी अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ, क्योंकि जो धरती समझ लेता है वह सब कुछ समझ लेता है। यानी अगर आपको भूगोल समझ में आ गया, आपको पृथ्वी के हर संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कैसे? करंट अफेयर थ्रू मैपिंग फ्रेमवर्क। हमने कहा स्टैटिक को लिंक करना है, तो इसके लिए करंट अफेयर को हम मैप के बेस से लिंक करने का प्रयास करेंगे। वेयर इट इज, पहले हम ये देखेंगे कि वास्तविकता में जो भी विषय आया है वो लोकेशन कहां है। दूसरा, वाई देयर, क्यों वो उस जगह पर ही है। हम ये भी देखने के कि हिमालय आखिर भारत के उत्तर में ही क्यों बना, भारत के दक्षिण में क्यों नहीं, ऐसा क्या कारण था। और भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यानी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बनने के पीछे का कारण क्या है, हम यह भी समझेंगे। और फिजिकल प्रोसेस हम कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे कि किन किन कारणों से आखिर भौतिकी के कारण से उनका उत्पत्ति हुआ है, निर्माण हुआ है। और सबसे बड़ा कि पर्यावरण में उसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, यानी एनवायरमेंट का क्या परिवर्तन होने वाला है उससे। हम यह भी देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बात करें रेड सी की, तो आपको पता होना चाहिए कि गल्फ कंट्री में यानी सऊदी अरेबिया के पास इसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। सऊदी अरेबिया में ये जो क्षेत्र है आपका, जहां पर रेड सी होता है। और लाल सागर के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे, अगर न्यूज में क्राइसिस है तो ओशनिक करंट वहां पर कौन सी है जिसके कारण मानसून में प्रभाव कैसे हो रहा है। आपका स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट है बाबल मंदब, आप देख पा रहे होगे मैप में कि ये बाबल मंदब है, जो कि दुनिया के कुछ चोकिंग पॉइंट में से एक माना जाता है। इतना ही नहीं, ट्रेड विंड्स वहां के व्यापार और मैरीटाइम रूट्स को
डेवलप करने में मददगार हैं। यानी एक बिंदु से हम मल्टीपल बिंदुओं को चेक करने का प्रयास करेंगे और उन्हें समझने का भी प्रयास करेंगे। इस तरीके से आप अपने स्टैटिक और करंट को लिंक कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से न्यूज़पेपर में होने वाली घटना जो दिखाई जा रही है करंट अफेयर की, जो कहीं पर भी वर्ल्ड में हुए, उसे हम किस प्रकार से स्टैटिक में जोड़ने का प्रयास करेंगे। आगे आते हैं और हम अपने अन्य चैलेंजेस के बारे में देखते हैं कि हाउ वी यूटिलाइज द PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड MCQs। दोस्तों, कहा जाता है कि पास्ट को बदला नहीं जा सकता, पास्ट से सीखा जाता है। वी लर्न फ्रॉम अवर पास्ट एंड वी लिव अवर प्रेजेंट टू नर्चर अवर फ्यूचर। यही कहा जाता है कि इसीलिए जो था उससे गहराई से सीखा हमने, जो अभी वर्तमान में है जो है उसे बुद्धिमानी से कार्य करो, यानी प्रेजेंट में एक्टिवली वर्क करना है, ना कि केवल हमें मगअप करना है हार्ड वर्क, हार्ड प्लस वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना है। और जो होगा उसे निडरता से आकार दो, जो होने वाला उसे निडरता से आकार दिया जाए, यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। यानी टू लर्न फ्रॉम पास्ट, टू लिव योर प्रेजेंट एंड टू नर्चर योर फ्यूचर, तभी बन सकता है। हम बात करते हैं तीसरा चैलेंज क्या है, किस प्रकार से हम लिंक करेंगे PYQ को। दोस्तों, कई सारे इंस्टीट्यूट्स में और आपने अक्सर सुना होगा कि प्रीवियस ईयर प्रश्न को बोलते हैं कि आप अध्ययन करके जाओ, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि प्रीवियस ईयर प्रश्न में आखिर हमें पढ़ना क्या है, किस प्रकार से प्रीवियस ईयर प्रश्न के पैटर्न को समझना है ताकि हम फ्यूचर में आने वाले प्रश्नों को प्रिडिक्ट कर सकें, किस प्रकार से करंट अफेयर को PYQ से लिंक करना है। और जब आप MCQs लगाते हैं यानी प्रेजेंट में, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस के रूप में करते हैं, तो हम पास्ट को प्रेजेंट के साथ लिंक नहीं कर पाते और यही कारण है कई बार UPSC के प्रीलिम्स और मेंस में हम फेल हो जाते हैं। कारण क्या है कि हम सही तरीके से पेपर को एनालाइज नहीं कर पाए। अब देखते हैं क्या क्या समस्याएं आती हैं। पहला, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न। अगर हमें ये चैलेंज पता है कि क्या क्या समस्या है, तो PYQ से हम पैटर्न को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्लासिफाई द टॉपिक्स। अगर हम PYQ को समझ रहे हैं तो हमें यह पता चलता है कि पूरे सिलेबस का कुछ ऐसा हिस्सा है जो रिपीटेटिव है, उसे से बार बार प्रश्न आते हैं। प्रश्न पूछने का स्तर क्या है, यानी लेवल क्या होता है और कितनी गहराई पे प्रश्न पूछा जाता है, इसे हमें समझना है। और उसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है? एक विषय वस्तु को टुकड़ों में तोड़ लो। कहा जाता है दोस्तों कि अगर आपको एक हाथी खाना है तो उसे बिट बाय बिट, पीस बाय पीस ही खाया जा सकता है। यानी UPSC का सिलेबस हाथी जैसा है, अगर उसे समाप्त करना है तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ही आप समाप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा, फ्रीक्वेंट एनालिसिस। आपको हर वक्त कनेक्टिविटी बनाकर रखनी होगी, मतलब आपका PYQ और वर्तमान में आप जो पढ़ रहे हैं करंट अफेयर के साथ, उसमें हमेशा लिंकिंग बनाकर रखनी होगी। यह सब कार्य हमारी इंस्टीट्यूट द्वारा आपको कर कर दिखाया जाएगा और आपको लिखित रूप में डॉक्यूमेंट्स भी दिए जाएंगे। हमारा लर्निंग प्रोसेस भी इसी पर डिपेंडेंट है कि हम हर लेक्चर के पहले PYQ समझाते हैं कि कौन कौन से PYQs हैं, उसके बाद टॉपिक डिस्कशन के बाद हम उसी टॉपिक के ऊपर आपको मेंस के आंसर राइटिंग और MCQs भी दिया करते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन टाइप्स। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो डिस्क्रिप्टिव हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फैक्चुअल हैं। अंत में मैप योर प्रिपरेशन टू MCQs। हमको लिंक करना है थ्योरीज के साथ। कई सारी ऐसी थ्योरीज हैं जिनको लिंक करने के बाद हमें पता चल जाता है, जस्ट अप्लाइंग कॉन्सेप्ट टू द रियल वर्ल्ड, वास्तविक समय में। इतना ही नहीं, करंट अफेयर जैसी चीजों को लिंक करना है। अंत में इंटीग्रेटेड करना है हमको करंट अफेयर को PYQs के साथ। इससे हम बहुत अच्छी तरीके से और बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से चीजों को लिंक अप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बात करते हैं डेवलप योर आंसर राइटिंग स्किल, इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि PYQ बहुत ही ज्यादा मददगार होता है। जैसे मॉडल आंसर फ्रेमवर्क्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि टाइम लिमिट पे किस प्रकार से हम आंसर लिख सकते हैं स्पीड और स्ट्रक्चर के थ्रू। हम इसमें फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स और मैप चार्ट्स, इतना ही नहीं साइड बॉक्सेस का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन किस तरह देना है और कंक्लूजन कैसे देना है, यह भी हम PYQ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉडल आंसर्स देख सकते हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। अंत में एनालिटिकल पार्ट और कॉन्सेप्चुअल अप्रोच करना है, ब्रेक डाउन करना है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को, यानी प्रश्नों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अंडरस्टैंड करना है और सबको अंत में जोड़ने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, और भी है। देखिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पास्ट के रिवीजन को करते रहेंगे और
क्वार्टरली रिवीजन करेंगे, यानी हम रुकेंगे नहीं, अध्ययन करते करते 3 महीने में फिर से रिवीजन करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जितने बार आप रिवीजन करते हो उतना ही आप परफेक्ट पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि कम पढ़िए परंतु बार बार पढ़िए, यही सफलता की कुंजी होती है। इसके साथ साथ हम मॉक टेस्ट पे फोकस करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, अपने आप को सिमुलेट करेंगे, अपने आप को अंक देखने का प्रयास करेंगे कि हमारा इनपुट टू आउटपुट रेशियो क्या हो रहा है। और इन्हीं सब के बारे में हमने एक एक करके यहां समझाने का प्रयास किया है। अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, मैप बेस्ड प्रिपरेशन, डेवलप आंसर राइटिंग स्किल, एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल अप्रोचेस एंड पास्ट ईयर रिव्यूज के बारे में हमने बात किया। यानी आसान शब्दों में इसका समझाया जाए तो पीवाईक्यू को केवल पीवाईक्यू की तरह नहीं बल्कि डेप्थ एनालिसिस करने का प्रयास किया जाएगा, आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर क्यों यह प्रश्न आया है और अगर आया है तो इससे हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं और कौन सा ऐसा सिनेरियो था कि उस वर्ष यूपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा और इससे अध्ययन करके फ्यूचर में हम क्या गेन कर सकते हैं, इस अप्रोच पर हम वर्क करेंगे। आगे आते हैं और एक और चैलेंज के साथ अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि हमने अभी तक विभिन्न प्रकार के चैलेंजेस को देखा और अब हम जानना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से यूपीएससी का ओरिजिनल सिलेबस है। अब हम देखेंगे और इसे डिकोड करने का प्रयास करेंगे। आपके यूपीएससी के सिलेबस में अगर बोला जाए प्रीलिम्स में तो दोस्तों केवल थोड़ा सा लिखा हुआ है इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। अब बहुत गौर से देखेंगे, इन्होंने शॉर्ट एंड सटीक लिखा है परंतु यह बहुत वास्ट है। अगर इसे डिकोड करने का प्रयास करें तो इंडिया के मैप के बारे में बताया जा रहा है, वर्ल्ड के मैप के बारे में बताया जा रहा है, उनके फिजिकल यानी फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, उसकी सामाजिक ज्योग्राफी के बारे में और आर्थिक ज्योग्राफी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, अगर हम मेंस के GS1 का अगर देखना चाहें तो इसमें क्या दिया गया है? पहला, सैलिएंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, यानी पूरे विश्व में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी भौतिक दशाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब दिमाग में यह प्रश्न आता है कि आखिर भौतिक जानकारी हमें चाहिए क्यों? दोस्तों, अगर आपके पास भौतिक जानकारी नहीं होगी तो आप कभी भी चीजों को बेहतर समझ नहीं पाएंगे। क्यों आप इंडिया का ट्रेड अफ्रीकन कंट्री में इंटरेस्ट है, क्यों इंडिया का ट्रेड अमेरिका और रशिया के साथ होता है या चीन के ऊपर हमारा डिपेंडेंट है, आप समझ नहीं पाएंगे अगर आप इनकी भौतिक लोकेशन के बारे में और उनमें पाए जाने वाले रिसोर्सेज के बारे में अगर आप अध्ययन नहीं करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि भारत में दुर्लभ धातु नहीं पाए जाते, यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं पाए जाते, और आपको पता है कि फ्यूचर जनरेशन में आईटी सेक्टर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या क्वांटम तकनीक या नैनो टेक्नोलॉजी के लिए या रोबोटिक्स या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यही रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत है, जिसका स्वामित्व चीन के पास है। यही कारण है कि भारत जैसे अन्य देशों की डिपेंडेंसी चीन के ऊपर है। आई होप अब आपको एग्जाम्पल के रूप में समझ में आया होगा। आगे अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सी सेक्टर, यानी इकोनॉमी में आपको पता है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, क्वार्टरनरी चौथा क्षेत्र और पिक्यूनरी यानी कि पांचवा क्षेत्र होता है, उनमें अर्थव्यवस्था किस प्रकार से बिहेव करती है ये जानने का प्रयास करेंगे। नेचुरल कैलामिटीज के बारे में बात करेंगे, जियो स्पेशियल या जियो फिजिकल फेनोमिना जैसे सुनामी, अर्थक्वेक, ज्वालामुखी, इन सब के बारे में अध्ययन करना, इसके पीछे का साइंस क्या है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, अर्ली वार्निंग सिस्टम, एनवायरमेंटल डिजास्टर से लड़ने का तरीका सीख सके, यानी पर्यावरण से लड़ने का तरीका भी सीखा जा सके, इन पर हम चर्चा करेंगे। और अंत में अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसकी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, उसके बारे में जानकारी मिलना चाहिए। लोकेशन चेंज करते हैं, वाटर रिसोर्सेज, फ्लोरा फौना यानी नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह हमारा मुख्य सिलेबस है जो कि एज इट इज यूपीएससी की साइड से लिया गया। अब हमने इसे डिकोड करने का प्रयास किया है, इसे आपके लिए एक आसान रूप में तोड़ने का प्रयास किया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जियोमॉर्फोलॉजी, जो सबके लिए हेडक होता है, लोगों का कहना है कि जियोमॉर्फोलॉजी सबसे टफेस्ट है और इसके कारण 40% सिलेबस इसी क्षेत्र से आता है, पर हम इसी को सबसे आसान डिकोड करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, हम इसका रहस्य देखने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी के अंदर क्या है,
पृथ्वी के सरफेस में तो हमें दिखता है, परंतु पृथ्वी के अंदर में क्या है इसको देखने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, हम पूरे कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानकारी पता करेंगे कि कहां कहां कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, ओशियंस है और उनका क्या महत्व है। इतना ही नहीं, हम वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में, ज्वालामुखी उद्भव के बारे में, लैंड फॉर्म्स के बारे में यानी स्थलाकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल और एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में कि किसके कारण पृथ्वी में जो भी स्थलाकृति बनी है उसका निर्माण कैसे है, कैसे पर्वत बने, कैसे पठार बने, कैसे ज्वालामुखी पर्वत बने, किस प्रकार से घाटियां बनी, किस प्रकार से ट्रेंचेज यानी गर्त बने और किस प्रकार से आज आपकी पृथ्वी दिखती है। हम इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हमने वह समझ लिया है तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ओशनोग्राफी। हमने धरातल तो देख लिया, जियोमॉर्फोलॉजी वास्तविकता में धरातल के बारे में जानकारी देती है, तो फिर समुद्र कैसे रह सकता है, समुद्र भी तो है। तो ओशनोग्राफी के बारे में हम हाइड्रोलॉजिकल सी फ्लोर के बारे में बात करेंगे, ओशन के बारे में बात करेंगे। और आजकल आप सुन ही रहे हैं न्यूज में कि ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ताप के कारण कई सारे द्वीप समूह डूब रहे हैं, यानी समुद्र के सीमा बढ़ने के कारण यानी सी लेवल राइज के कारण कई सारे प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, उनके इंपैक्ट, सी लेवल राइज हो रहे हैं, ओशनिक गायर का घूमना। इतना ही नहीं, कॉन्फ़िगरेशन, टेम्परेचर, सैलिनिटी के कारण ओशियन में अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलता है। किस प्रकार से तरंगें, किस प्रकार से ज्वार भाटा, किस प्रकार से सैलिनिटी, खारापन जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारक बनता है। हम इन सब पर गहन अध्ययन करेंगे। और आप देख सकते हैं मैप में समुद्र एक बहुत बड़ा कारक होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था। जैसे जापानीज या आइलैंड कंट्री हैं, वो तो समुद्र के कारण ही जीवित हैं, क्योंकि समुद्र से ही ब्लू इकोनॉमी कहे जाने वाली फिशरी इंडस्ट्रीज और उससे रिलेटेड कई सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट कि क्लाइमेटोलॉजी। भारत के लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु, क्योंकि आपको पता है कि भारत की जलवायु केवल एक है, मॉनसूनल जलवायु है। भारत में कहा जाने वाला सभी प्रकार की जलवायु, कई लोग कहते हैं कि कई मौसम आते हैं कई, परंतु भारत में सच्चाई एक ही है कि मॉनसून का आना और मॉनसून का जाना केवल यही जलवायु है। गर्मी पड़ने पर भारत में निम्न वायुदाब की पट्टी बनती है, उसको भरने के लिए वर्षा होती है यानी कि वर्षा ऋतु आई, और जब लौटता हुआ मॉनसून होता है यानी ठंड आती है तो वो पूरा चक्र घूमता है और पूरे भारत में केवल एक ही जलवायु पाई जाती है, मॉनसूनल। तो हम ये देखेंगे कि मॉनसून की जलवायु इतनी ज्यादा भारत में कैसे विरोधाभास है। कहते हैं कि पूरे विश्व की जलवायु एक तरफ और भारत की जलवायु एक तरफ, जिसको अध्ययन करने के लिए कई सारे लोग आए, कई मॉडल्स बनाए गए, क्योंकि पूरे दुनिया में लगने वाला फिजिक्स का रूल भारत में विपरीत है। देखेंगे कैसे। अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे, हीट बजट के बारे में बात करेंगे, रेडिएशंस के बारे में, विकिरण के बारे में, तापमान, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन यानी वायुमंडलीय जो हवाएं पट्टियां होती हैं उनके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हम जेट स्ट्रीम और वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और जलवायु के कारण होने वाले, कहीं आपको डेजर्ट दिखता है, मरुस्थल दिखता है, कहीं आपको बर्फ दिखता है, कहीं आपको शुष्क क्षेत्र दिखता है, कहीं आपको वर्षा दिखता है, इन सब में क्या अंतर होता है और कैसे जन्म होता है, इन सब का हम इन सब के बारे में भी अध्ययन करेंगे। और इसके बाद हमारा है ह्यूमन ज्योग्राफी। हमने जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की है, मानव सभ्यता के लिए उसका उपयोग कैसे कर सकें, हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर देखते हैं। इतना ही नहीं, हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर यह भी देखने का प्रयास करते हैं कि माइग्रेशन क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, यानी सेंसस रिपोर्ट देखते हैं, ताकि गवर्नमेंट पॉलिसी बना सके, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन ग्रोथ को समझा जा सके। जैसे अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, सेंसस, आर्थिक ज्योग्राफी के बारे में, जैसे कृषि, मिनरल रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस, उसके साथ साथ उद्योग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ताकि आप देख सकते हैं इन मैप में हमने पॉपुलेशन के अंदर क्या देखा, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन और सेक्स रेशियो, यानी कि आप देख पा रहे हो कि जनगणना करते वक्त हम यह भी देखते हैं कि लिंग अनुपात कितनी है, जन्म दर कितना है, मृत्यु दर कितना है और पलायन जैसी समस्या को, ताकि आप बेहतर ह्यूमन सेटलमेंट को देख सको। ह्यूमन सेटलमेंट यानी मानवीय रहवास, ताकि आपको पता चल सके कि सिस्टमैटिक तरीके से अर्बनाइजेशन भारत में हो रहा है या भारत में स्लम डेवलप हो रहे हैं। क्या यही एक कारण होता है भारत में अंडर डेवलप्ड होने का, या भारत आज भी डेवलपिंग कंट्री में आता है, यानी पिछड़े वर्ग में आता है, पिछड़ा वर्ल्ड के नाम से इसको जाना जाता है। हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे।
आगे देखें, हम आपके पास अंतिम टॉपिक के रूप में कि यह सब अध्ययन करने के बाद सभी टॉपिक को भारत के संदर्भ में प्रयास करेंगे पढ़ने का। भारत की फिजियोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में भौतिक परिस्थिति कैसी है। फिजियोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो भारत में हिमालयन क्षेत्र के बाद पेनिनसुलर प्लेटू यानी भारत का प्रायद्वीपीय पठार, साथ में नॉर्दर्न प्लेन उत्तर के मैदान के बारे में, मरुस्थल, भारत के तटीय क्षेत्रों के बारे में, कोस्टल रीजन्स, कोस्टल प्लेन्स, और भारत के आइलैंड्स के बारे में यानी द्वीप समूहों के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा, अगर बात किया जाए ड्रेनेज पैटर्न, तो आप देख पा रहे होंगे भारत में कई सारी नदियां हैं, तो भारत में नदियों के बारे में बात करेंगे कि भारत में कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो पेरिनियल हैं, जो सदा नीर है, और कौन कौन सी ऐसी हैं जो मौसमी हैं। किन किन नदियों का उत्पत्ति हिमालय से हुआ है और किन किन नदियों का उत्पत्ति पेनिनसुलर प्लेटू यानी प्रायद्वीपीय पठार में हुआ है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जलवायु, भारत की जलवायु के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कहा जाता है भारत की जलवायु कैसी है, मॉनसूनल है, और इसीलिए यहां पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं यानी ट्रॉपिकल वन पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाया जाता है मुख्यतः। उसके साथ साथ मृदा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि भारत आज भी कृषि प्रधान देश है और हमारी आज भी लगभग 50% से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। और भले ही ये जीडीपी में बहुत कम योगदान देता है, परंतु भारत में आज भी खाद्यान्न के लिए भारत को जाना जाता है। तो हम बिना मृदा के बारे में पढ़े हम किस प्रकार से जान पाएंगे कि कृषि क्या होती है और कृषि का उपयोगिता क्या है। भारत की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का योगदान भी कृषि करती है। और अंत में भारत की हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे, भारत में प्राकृतिक रूप में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। दोस्तों, संक्षिप्त में हमने इन सब चीजों पर प्रयास किया आपको समझाने का, और हमारे अप्रोच के बारे में भी आपको बताया कि किस किस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ यह बाइलिंगुअल होने वाला लेक्चर है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट के साथ साथ विजुअलाइजेशन के साथ साथ पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस सेशन के साथ हम आपको अध्ययन करने का प्रयास कराएंगे। हमारी तरफ से यही इतना ही है। अब कुछ और प्रश्न देखते हैं। अंतिम क्वेरी, आपके पास अगर कोई भी प्रश्न हो तो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए आप और बेहतर तरीके से कैसे पढ़ना चाहते हैं। लेट्स टुगेदर रॉक द यूपीएससी। वी हैव टू विन द यूपीएससी चैलेंज, बट फर्स्ट रिमेंबर वन थिंग, आपको जीतने वाला बनना है, न कि प्रयास करने वाला, क्योंकि जीतने वालों की हार नहीं होती। अभ्युदय और हिया टीम की तरफ से यानी हजेला आईएएस टीम की तरफ से आपके लिए एक नई पहल, आइए और हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।